Hello dear students, welcome back in the session of previous year questions of spectroscopy. This one is the second part, and in this session we will discuss the previous year questions related to a rotational spectrum. Let's see the questions. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा। जो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा है उसका प्रिंसिपल क्या है, एक्सप्लेन बाय टेकिंग एग्जाम्पल। एमडीयू 2012 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट, जब हम वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है कि यदि किसी मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, सब्जेक्ट करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस में, द मॉलिक्यूल शो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। यदि किसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर हम इंफ्रारेड रेडिएशंस डालते हैं तो जो आपके पास मॉलिक्यूल है वो केवल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा नहीं दिखाएगा, दैट विल शो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। वाइब्रेशनल के साथ साथ क्या दिखाएगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज energy required for rotation is much less than the energy required for vibrations. vibrations के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उससे कम एनर्जी हमें किसके लिए चाहिए, रोटेशन के लिए चाहिए। एंड वाइब्रेशनल मोशन इज ऑलवेज accompanied by rotational motion. वाइब्रेशनल मोशन हमेशा ही किसके साथ आता है, रोटेशनल मोशंस के साथ आता है, उसके से accompany होता है। ठीक है, देखिए जो एक्साइटिंग एनर्जी है वो इतनी लार्ज होती है कि ये रोटेशनल चेंजेस भी करवा देती है मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशनल चेंजेस के साथ साथ। ठीक है, जब भी हम इंफ्रारेड रेडिएशंस डालेंगे मॉलिक्यूल के ऊपर तो यदि मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशनल चेंज हुए हैं तो वो जो एनर्जी हमने डाली है वो इतनी ज्यादा होती है कि वो रोटेशनल चेंजेस भी करवा देती है और उससे आपको क्या मिलता है, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम। हमने पीक्यूआर ब्रांचेस के अंदर पढ़ा था कि हम क्या बोलते हैं कि यदि आपके पास जे के अंदर -1 का डिफरेंस आता है, जे के अंदर 0 का डिफरेंस आता है या जे के अंदर +1 का डिफरेंस आता है, उसी के अकॉर्डिंग हमने उनको ब्रांचेस नाम दिया था पी, क्यू एंड आर। नाउ देखिए ये जो जे था, डेल जे जो आप बोल रहे थे, दैट इज अबाउट द रोटेशनल। ठीक है, रोटेशनल चेंजेस। ठीक है, हमने कहा कि आपके पास क्या है, ये जो आपके पास डार्क लाइन है, दिस वन डार्क लाइन जो रिप्रेजेंट करती है, दिस वन ये रिप्रेजेंट करती है वाइब्रेशनल लेवल्स। ठीक है, कि यदि कोई मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक जाता है तो उसके अंदर रोटेशनल चेंजेस भी होते हैं। रोटेशनल चेंजेस 0, J इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये क्या है, रोटेशनल चेंजेस है। तो वाइब्रेशनल चेंजेस होंगे तो उसके साथ साथ क्या होगा, उसके अंदर रोटेशनल चेंजेस भी होगा। ठीक है, तो ये आपके पास है प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीक्यूआर ब्रांचेस इन रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम के अंदर हम 3 ब्रांचेज पढ़ते हैं पीक्यूआर, वो क्या होती हैं? ओके, इनको डायोटोमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर हमें बताना है कैसे इनको अराइव किया जा सकता है एंड डिस्कस द वाइब्रेशन इन इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम रोटेशंस की बात करते हैं, ट्रांजिशंस की बात करते हैं, तो हमारे पास ट्रांजिशंस कैसे होती हैं? ओके, सपोज कीजिए कि कोई भी आपके पास मैटर है, जब उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को सब्जेक्ट किया जाता है तो क्या होगा, इसके वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्टेट्स के अंदर क्या मिलेंगे, आपके पास चेंजेस मिलेंगे। ठीक है, रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्टेट्स के अंदर चेंजेस मिलते हैं। अब देखिए जो आपके पास वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं, सपोज यदि ये वाइब्रेशनल लेवल्स है तो इनके अंदर आपके पास क्या एसोसिएटेड होते हैं, सम रोटेशनल लेवल, दीज आर द रोटेशनल लेवल। तो यहाँ से यहाँ इन रोटेशनल लेवल्स का ही यदि मैं ट्रांजिशन शो करूँ तो उस केस में एनर्जी जो होती है वो कम रिक्वायर होती है, लेकिन यदि वाइब्रेशनल का 1 से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल तक जाती हूँ तो उस केस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है आपके पास कि जो बोर्न ओपिनियन अप्रोक्सीमेशंस था, उन्होंने क्या देखा है, जो भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक HCl है, ठीक है, उस तरह के मॉलिक्यूल्स के अंदर उन्होंने ट्रांजिशंस दिखाए, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल्स। तो यहाँ पर सपोज कीजिए जो ये हमने ये दिखाया है, फर्स्ट वन, दिस इज द V0, दैट इज द ग्राउंड लेवल के ऊपर वाइब्रेशंस हैं एंड देन आपके पास वो फर्स्ट लेवल पर जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको 3 ब्रांचेज मिलती है। ठीक है, क्या मिलेंगी, 3 ब्रांचेज मिलेगी, फर्स्ट वन P, देन Q एंड R। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसके अंदर ट्रांजिशंस के अंदर
यदि जीरो का चेंज आता है, जीरो का चेंज आने का मतलब क्या है कि यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ J0 के अंदर था तो वो नेक्स्ट हायर वाइब्रेशनल लेवल्स J0 के अंदर ही जाए। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं मिला, जीरो का चेंज मिला। ऐसे ही J1 से लेके यदि कोई कहाँ जाता है J1 में ही जाए तो भी कोई चेंज नहीं मिला। ऐसे ही J2 से वो J2 के अंदर जाए, J3 से नेक्स्ट हायर J3 और नेक्स्ट J4 से J4 जाए, तो इन सभी केसेस के अंदर चेंज इन J वो क्या है आपके पास जीरो। तो यदि ऐसा आता है तो आपके पास ब्रांच कैसी क्या कहलाएगी, दैट इज द Q ब्रांच। ओके, नाउ देन आपके पास आती है आर ब्रांच। आर ब्रांच क्या होती है कि जिसके अंदर जो आप डेल जे का चेंज देखते हो वो कितना दिखे, +1। मींस यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांजिशन वाइब्रेशनल स्टेट्स में कहाँ प्रेजेंट है, सपोज कीजिए कि वो यहाँ पर J0 के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज द J0। यहाँ मैं इसको रिप्रेजेंट करती हूँ, दिस वन इज द J0। ठीक है, J0 से अब उसके अंदर कितना चेंज हो सकता है, +1, मतलब 0 से 1 में चला जाए। ठीक है, 0 से 1 में जाए या 1 से वो 2 में जाए, 2 से वो 3 में जाए, 3 से वो 4 में जाए, तो उस केस में +1 का इंक्रीमेंट यदि देखने को मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि वो ब्रांच कैसी है, आर ब्रांच है। ठीक है, थर्ड ब्रांच आपके पास है कि यदि J के अंदर माइनस का चेंज मिले, मतलब ये था कि यदि कोई लोअर स्टेट में 2 के अंदर है, J इज इक्वल टू क्या है, 2 है, और वो हायर में जाकर 1 में चला जाए, तो उसमें क्या हुआ है आपके पास, -1 का इंक्रीज वो जो है आपके पास चेंज आया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि आप इस फिगर के अंदर देखो तो यहाँ आपके पास क्या है, फर्स्ट ये जो पर्पल कलर का एरो है उसके अंदर क्या है, J4, मीन्स यहाँ पर 4 में था और 4 से वो कहाँ गया, 3 में, तो यहाँ पर -1 हो गया। ऐसे ही 3 से वो कहाँ चला जाए, 2 के अंदर चला जाए, थर्ड 2 से वो 1 में जाए, और आपके पास नेक्स्ट है 1 से वो 0 में जाए, तो इसमें क्या हुआ है आपके पास, डिक्रीमेंट होता है, -1 चेंज यदि आता है J के अंदर तो वो ब्रांच आपके पास P ब्रांच है। Q ब्रांच जब J के अंदर कोई चेंज ना आए, मतलब जैसा वो ग्राउंड में था वैसा ही वो एक्साइटेड वाले स्टेट में जा रहा है, 0 में था तो 0 में, 1 में था तो 1 में, 2 से 2 में, 3 से 3 में, दैट इज द Q ब्रांच। और R ब्रांच क्या होगी, यदि लोअर में वो 0 में है तो हायर में वो 1 में मिले, हायर जो वाइब्रेशनल लेवल है वो 1 मिले, यदि लोअर में वो 1 में है तो वो 2 में मिले, 2 में है तो 3 में, और 3 में है तो 4 में मिले, तो उस तरह के जो चेंजेस आएंगे उसको आप क्या बोलोगे कि ये आर ब्रांच आई आपके पास। ठीक है, ये आपके पास होते हैं PQR ब्रांचेस। और इस तरह से इनका कैसे अराइज हुई है चेंज इन डेल जे -1 है, P 0 है Q, और मतलब +1 है तो R ब्रांच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके क्या यूजेस हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, वो बताना है हमें। और क्वेश्चन MDU 2011 और KU के 2013 के अंदर पूछा गया है, तो हमें एप्लीकेशंस बतानी है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो आपके पास माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की है, दैट इज इट विल हेल्प इन द डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ को डिटेक्ट करने में ये हेल्प करती है। ठीक है, मेनली जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है, यदि उससे हम क्या देखते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो फ्रीक्वेंसी के लिए जो फॉर्मूला आता है दैट इज h/4π² IC। और वी कैन से यदि हम यहाँ से I की वैल्यू निकालें तो आपके पास क्या हो जाएगा, h/4πc लैम्डा c डेल म्यू। ठीक है, जहाँ जो वैल्यू है J की एंड एटॉमिक मास गिव्स द बॉन्ड लेंथ। ठीक है, जो J की वैल्यू होती है रोटेशनल चेंजेस के जो भी आता है वो, और जो एटॉमिक मास होता है, ठीक है, वो क्या बताते हैं आपके पास, बॉन्ड लेंथ बताता है। कैसे, यदि हम आर्नोर इक्वेशंस यूज करें, आर्नोर क्या है आपके पास, मास ऑफ द एटम्स अपॉन m1 + m2, जो रिड्यूस मास होता है दैट इज इनटू I की वैल्यू आपके पास क्या है, h/4π² c डेल म्यू। ठीक है, तो आर्नोर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, बॉन्ड लेंथ की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। पहले आप फ्रीक्वेंसी से देखेंगे कि फॉर्मूला h/4π² IC होता है, वहां से आप I की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, और रिड्यूस माइस म्यू इंटू I, वो आप जो क्या होगा आपके पास आर्नोर की वैल्यू देगा जो आपको बॉन्ड लेंथ के बारे में बताएगा। नाउ सेकंड एप्लीकेशन, जैसा कि आप माइक्रोवेव ओवंस के अंदर देखते हो, तो माइक्रोवेव ओवन जो है वो एक
कुकिंग डिवाइस होता है किचन के अंदर। ओके, इसमें क्या होता है कि जो आपके पास फूड होता है वो माइक्रोवेव रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। माइक्रोवेव रीजन्स के अंदर मेनली हमारे फूड पार्ट, जो फूड भी आपका मटेरियल हो, फूड मटेरियल्स होता है, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही माइक्रोवेव रेडिएशंस फूड के ऊपर गिरती है तो क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं माइक्रोवेव रेडिएशंस को, और क्या हो जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हायर रोटेशनल स्टेट्स में पहुंच जाते हैं। ठीक है, और जब वो ग्राउंड वापस अपने ग्राउंड नॉर्मल स्टेट में आएंगे तो उस टाइम वो क्या करते हैं, उन माइक्रोवेव रेडिएशंस को क्या करते हैं, इमिट करते हैं। तो उन इमिशंस की वजह से जो आपका खाना होता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। प्रिकॉशन इस केस में आपको ये रखना चाहिए कि माइक्रोवेव जो होती है वो ह्यूमंस बीइंग को इफेक्ट करती है। ठीक है, सेकेंडली जो डोर होता है ओवन का वो कैसा होना चाहिए, अच्छी कंडीशंस में होना चाहिए। तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक तो यूज हम माइक्रोवेव ओवंस में देखते हैं कि उसको फूड, उससे फूड को क्या किया जा सकता है, गर्म रखा जाता है। ठीक है, सेकंड हम उससे बॉन्ड लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी रिड्यूस मास होता है उसका स्क्वायर अंडर रूट ऑफ रिड्यूस मास इनटू आई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है आइसोटोपिक इफेक्ट से रिलेटेड, कि आइसोटोपिक इफेक्ट क्या है, उसके ऊपर नोट लिखना है। एमडीयू 2011 और केयूके 2012, 14 और 15 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, जो आइसोटोप्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के स्पेक्ट्रा शो करते हैं। आइसोटोप भी डिफरेंट स्पेक्ट्रा को शो कर सकते हैं, और जो डिफरेंस आता है स्पेक्ट्रा के अंदर वो किसकी वजह से आता है, वो आता है आपकी वो आता है चेंज इन वैल्यू ऑफ रिड्यूस मास एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस एंड रोटेशंस। ठीक है, जो भी रिड्यूस मास के अंदर चेंजेस आता है या फ्रीक्वेंसीज के अंदर चेंज आता है वाइब्रेशंस एंड रोटेशंस के, तो उसकी वजह से आपके पास स्पेक्ट्रास के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। बट द वैल्यू ऑफ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड फोर्स कांस्टेंट रिमेन ऑलमोस्ट चेंजेस। इसका मतलब ये है कि आप इस केस में क्या बोलते हो, एक तो जो डिस्टेंस है वो, और दूसरा जो फोर्स कांस्टेंट है वो तो दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहते हैं। लेकिन जो रिड्यूस मास म्यू और फ्रीक्वेंसी वी है उनके अंदर चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, उनकी वैल्यूज के अंदर चेंज होगा तो स्पेक्ट्रा भी डिफरेंट आता है। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट की आपके पास क्या होता है, 4 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर ओमेगा ऑसिलेशन स्क्वायर म्यू। देन ओमेगा ऑसिलेशन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, के अपॉन 4 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर म्यू। नाउ यदि कोई मोलिकुलर स्पीसीज है, ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड टू वी गेट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या ले सकते हैं कि आपके पास ओमेगा ऑसिलेशन एंड ओमेगा ऑसिलेशन फॉर सेकंड, दिस इज फॉर 1 to 2 एंड दिस इज फॉर 2 to 2। ठीक है, तो ये आपके पास ओमेगा 2 म्यू 2 और ये आ जाएगी आपके पास म्यू 1। जितना ज्यादा आपके पास हैवियर मोलिक्यूल्स होगा तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, वो उतनी ही स्मॉल होगी। इट मीन्स हैवियर मोलिक्यूल्स हैव स्मॉलर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज। और जो चेंज आता है वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ म्यू मीन्स रिड्यूस मास, तो रिड्यूस मास के अंदर और आई के अंदर जो चेंजेस आता है, एंड वैल्यू ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट b1 एंड b2 आल्सो चेंजेस। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास चेंजेस किस में आएगा, b1 b2 के अंदर, म्यू एंड आई के अंदर। स्पेक्ट्रा ऑफ आइसोटोप गेट स्लाइटली शिफ्टेड, तो उससे क्या होगा, स्पेक्ट्रा थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा आगे की साइड और इस थोड़ा डिफरेंट जो है आपको शो होगा। ठीक है, यदि आइसोटोप आपके पास एक ही एलिमेंट के हैं, ठीक है, फॉर आइसोटोप ऑफ वन एलिमेंट इच लाइन अपीयर्स लाइक ए डबलेट, हर एक लाइन डबलेट की तरह अपीयर होगी। और यदि हम IR स्पेक्ट्रा देखते हैं HCl का, तो डबल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ H33Cl एंड H, ये H35 नहीं है, दिस इज HCl35 एंड HCl37 मोलिक्यूल्स। ठीक है, तो डबल लाइन यदि मिलती है इसका मतलब ये है कि वो किसकी वजह से आ रहा है, आइसोटोप इफेक्ट की वजह से आता है। मेनली आइसोटोपिक इफेक्ट क्यों अराइजेज होता है, क्योंकि एक तो उनका रिड्यूस मास चेंज हो जाता है और उनकी क्या चेंज हो जाती है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज। लेकिन दो चीजें चेंज नहीं होगी, फोर्स कांस्टेंट एंड डिस्टेंस। हैवियर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, स्मॉल होती है, और आइसोटोप इफेक्ट्स के अंदर आपको डबलेट शो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि फंडामेंटल ट्रांजिशंस क्या है एंड ओवरटोन ट्रांजिशंस क्या है। MDU 2011 और 12 के अंदर ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज फंडामेंटल ट्रांजिशंस। तो इस केस में आपके पास क्या है, हमने वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस पढ़े कि आपके पास जीरो स्टेट से क्या हो जाए, वो V1 के अंदर चला जाए। यदि वाइब्रेशन V जो आपके पास ट्रांजिशन हुआ है वो वाइब्रेशनल लेवल ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल में जाता है, मतलब सिर्फ एक का चेंज मिले,
तो वो क्या होता है आपके पास फंडामेंटल ट्रांजिशंस, ठीक है। एंड दिस ट्रांजिशन इज मोर इंटेंस, ज्यादा इंटेंस होगा ड्यू टू ग्रेटर पॉपुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स, ठीक है, क्योंकि वहां पर एनर्जी लेवल्स के अंदर ज्यादा पॉपुलेशन है। सेकंड केस आपके पास ओवरटोन्स का। ओवरटोन के केस में आपके पास क्या होता है कि यदि आपके पास ग्राउंड स्टेट वी नोर है, देन V1 स्टेट एंड देन V2 स्टेट, ये वाइब्रेशनल स्टेट्स हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, सीधा ही 0 से किस में चेंजेस मिलेगा, 2 में चेंज मिलेगा, या 0 से ही सीधा 3 में चेंज मिलता है। तो यदि हमारे पास 0 से 2 के अंदर चेंज मिलता है, 0 से 2 के अंदर चेंज आता है, तो इसका मतलब वो फर्स्ट ओवरटोन ट्रांजिशन है और ये काफी वीक इंटेंसिटी का होता है। सेकंड ट्रांजिशन आपके पास 0 से सीधा ही किसमें होगा, थर्ड जो वाइब्रेशनल लेवल है उसके अंदर चेंज होता है, तो वो कहलाएगा सेकंड ओवरटोन ट्रांजिशन। तो सिंपली हम फंडामेंटल से मतलब समझते हैं, फंडामेंटल मींस V0 से V1, ठीक है। फर्स्ट में मतलब V ओवरटोन का मतलब सीधा ही 2 में चला जाएगा, 0 से 2, और सेकंड में V 0 से 3 में, ठीक है, 3 लेवल्स का चेंज आता है तो सेकंड, फर्स्ट 2 का आता है तो फर्स्ट, और सिर्फ 1 का आता है तो फंडामेंटल ट्रांजिशंस होता है। क्वेश्चन MDU 2011 और 12 2 टाइम्स पूछा गया है। Next question है, define अनहार्मोनिक ऑसिलेटर, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर से अनहार्मोनिक जो ऑसिलेटर्स होता है वो कैसे डिफरेंट होता है। तो देखिए, जो आपके पास अनहार्मोनिक ऑसिलेटर होता है दैट इज ए रियल ऑसिलेटर इन विच रेस्टोरिंग फोर्स इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप क्या बोलते हो, अनहार्मोनिक क्या है आपके पास, एक रियल ऑसिलेटर होता है, रियल ऑसिलेटर है इन विच रेस्टोरिंग फोर्स, जिसके अंदर जो रेस्टोरिंग फोर्स है इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द डिस्प्लेसमेंट, वो ना ही तो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, ना ही तो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, और तो उस केस में आपके पास जो EV की वैल्यू आती है वो क्या आती है आपके पास, दैट इज V प्लस हाफ HC ओमेगा E माइनस V प्लस हाफ HC जाई ओमेगा E। ठीक है, ये इसकी केस में वैल्यू आती है। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता है रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। मींस जैसे जैसे आपके पास डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा रेस्टोरिंग फोर्स आपके पास क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, सो द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बिकम्स लॉस, तो जो वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, अनहार्मोनिक ऑसिलेटर, एक रियल ऑसिलेटर इन विच रेस्टोरिंग फोर्स इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट। यदि आपके पास जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो उस टाइप का जो ऑसिलेटर है दैट इज अ रियल ऑसिलेटर, उसको हम क्या बोलेंगे, अनहार्मोनिक ऑसिलेटर। अब देखिए इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, हार्मोनिक एंड अनहार्मोनिक। कुछ सिंपल डिफरेंसेस है कि आपके पास जो हार्मोनिक है वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, लेकिन अनहार्मोनिक जो है वो हार्मोनिक हुक्स लॉ को फॉलो करता है, बट अनहार्मोनिक हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। हार्मोनिक के केस में एनर्जी का सिंपल डेरिवेशन है V प्लस हाफ HC ओमेगा E, लेकिन एनहार्मोनिक के केस में एनर्जी का रिलेशन आपके पास क्या है, V प्लस हाफ HC ओमेगा E माइनस V प्लस हाफ स्क्वायर HC ओमेगा जाई ओमेगा E। ठीक है, नाउ जब हम एनर्जी लेवल्स देखते हैं तो एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस इसके अंदर क्या मिलता है, हार्मोनिक के केस में इक्वल मिलता है। ठीक है, लेकिन अनहार्मोनिक के केस में स्पेस जो है एनर्जी लेवल्स के बीच वो क्या मिलेगा आपके पास, अनइक्वल मिलेगा, इक्वल नहीं मिलेगा। जो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व हार्मोनिक के केस में आता है वो पैराबोलिक आता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का कर्व अनहार्मोनिक के केस में पैराबोलिक नहीं आता है। तो ये कुछ सिंपल आपके पास डिफरेंसेस है हार्मोनिक एंड अनहार्मोनिक के। हमने अनहार्मोनिक की डेफिनेशन देखी कि कोई भी रियल ऑसिलेटर जिसके अंदर रेस्टोरिंग फोर्स यदि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है डिस्प्लेसमेंट से, दैट इज द अनहार्मोनिक ऑसिलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करना है। देन जस्टिफाई द लाइन
corresponding to the fundamental frequency is missing। ठीक है, तो देखिए जो रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होता है उसके अंदर जब हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो स्पेक्ट्रा किसकी वजह से आया है, रोटेशनल एंड वाइब्रेशंस की वजह से। तो रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होगी आपके पास, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी आपके पास क्या होगी, एनर्जी ऑफ रोटेशनल प्लस में एनर्जी ऑफ वाइब्रेशनल्स। या आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, एनर्जी ऑफ टोटल की बजाय आप इसको लिख सकते हो वाइब्रेशनल, और रोटेशनल के लिए आप क्या वर्ड यूज करते हो, जे, तो वी जे। तो आप क्या हो लिखोगे, रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, यदि इसी एनर्जी टर्म को यदि आप वेव नंबर के टर्म में लिख दें तो आपके पास क्या बन जाता है, वेव नंबर आपके पास क्या होता है, म्यू बार। तो म्यू बार क्या है, वी जे, मतलब वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल का वो क्या हो जाएगा, वी जे प्लस वी वी, मतलब वेव नंबर ऑफ रोटेशनल एंड वेव नंबर ऑफ वाइब्रेशनल्स। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि आपके पास जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है उसका वेव नंबर क्या होता है, उसका वेव नंबर आपके पास होता है बीजे इंटू जे प्लस वन। ठीक है, सेम एज इट इज आपके पास जो वी है, ठीक है, वेव नंबर ऑफ वी है, मतलब वाइब्रेशनल्स का वो क्या होता है आपके पास, वी प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस वी प्लस हाफ स्क्वायर ओमेगा ई एक्स ई। ठीक है, अब आप इन दोनों वैल्यूज को किस की, Vj एंड Vv की वैल्यूज को किसके अंदर पुट कर दीजिए, वेव नंबर के टर्म्स में। मीन्स आप इन दोनों का सम करेंगे तो सम क्या हो जाएगा, पहले रोटेशनल टर्म्स क्या है, Bj इंटू जे प्लस वन, देन वाइब्रेशनल टर्म्स आपके पास क्या है, v प्लस हाफ, एक बार v प्लस हाफ है, दूसरी बार v प्लस हाफ का स्क्वायर है, ओमेगा ई एक्स ई। ठीक है, तो आपके पास यहाँ VVJ क्या है, वेव नंबर ऑफ रोटेशनल लेवल्स। इफ V कांस्टेंट देन J इज इक्वल टू 0 1 2। यदि V कांस्टेंट रहता है तो J की वैल्यू क्या होगी, 1 एक्स्ट्रा। नाउ देखिए, यदि हम कहें कि हमारे पास जो ट्रांजिशन हुआ है वो V एंड J के अंदर, यदि V से V डैश के अंदर ट्रांजिशन हो गया और J से J डैश के अंदर ट्रांजिशन हो गया है, तो आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से वेव नंबर के अंदर जो डिफरेंस आ सकता है वो आप उससे निकाल सकते हो। तो चेंज इन वेव नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, तो आप क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यूज। ठीक है, तो आपके पास क्या था, बीजे इंटू जे प्लस वन था। तो अब आपके पास यदि वो फाइनल टर्म्स आ जाती है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बीजे डैश इंटू जे डैश प्लस वन। ऐसे ही वाइब्रेशनल के लिए v की जगह हम क्या लिख देंगे, v डैश फॉर फाइनल, v डैश प्लस हाफ ओमेगा ई प्लस v डैश प्लस हाफ स्क्वायर ओमेगा ई एक्स ई। उसमें से हम किसको माइनस कर देंगे, जो आपके पास इनिशियल स्टेट है, दैट इज बीजे इंटू जे प्लस वन प्लस वी प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस वी प्लस हाफ ओमेगा ई एक्स ई। ठीक है, आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको जो चेंज इन वेव नंबर भी निकालना है वो क्या हो जाएगा आपके पास, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो फाइनल वी फाइनल क्या है आपके पास, रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। ऐसे ये भी क्या है, वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल। दोनों एनर्जीज का जो भी है आपके पास जो डिफरेंस आएगा दैट इज डेल वी। ओके, नाउ अब देखिए, यदि ट्रांजिशन V0 से V1 में है, मतलब आपके पास लेवल यहाँ V0 था और यहाँ क्या आ गया है, V1 है, तो उस केस में आपको क्या वैल्यूज मिलती है। ठीक है, उस केस में आपके पास वैल्यू क्या मिलेगी, V की वैल्यू फर्स्ट में 0, मीन्स 0 टर्म्स कौन सी है आपके पास, जिसको आपने बीजे इंटू जे प्लस वन, ये वाली जो टर्म्स है इनको आपने क्या कर दिया है, 0 कर दिया है। ठीक है, और ऊपर की टर्म्स आपके पास ये क्या है, 1 है। तो आपके पास क्या बचता है, बीजे इंटू जे। आप इसको सोल्व आउट करेंगे, यहाँ पर v की वैल्यूज रखेंगे ऊपर वाले इक्वेशंस के अंदर, इक्वेशन जो आपके पास 7th यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर आप क्या करोगे, एक बार v की वैल्यू 0 रखोगे इनिशियल, यहाँ इस वाली टर्म्स के अंदर। ठीक है, यहाँ इस तरह से जो आपके पास आती है, ये जो वैल्यू है आपके पास V0 की वैल्यू रखेंगे इसके अंदर और V डैश की वैल्यू रखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो उससे आपके पास जो सॉल्यूशन आता है वो क्या आता है, BJ इंटू जे डैश प्लस 1/2 ओमेगा ई माइनस 1/4 एक्स ई ओमेगा ई। तो उसको यदि आप सोल्व आउट कर लेते हो, ये हाफ 1 इंटू 1/2 है, उसको और आगे सोल्व आउट करिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी आपने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बच जाएगा, जे इंटू जे डैश प्लस वन, ऐसे ही जे इंटू जे प्लस वन प्लस ओमेगा ई माइनस 2 एक्स ई ओमेगा ई। ठीक है, ये आप इसे सोल्व आउट करेंगे तो डेल वी की वैल्यू, वी बार की वैल्यू आपको मिलेगी। नाउ
आपको पता है कि आपके पास 1 माइनस 2 एक्स ई ओमेगा ई क्या होता है, ओमेगा नोर के बराबर होता है। ठीक है, तो इस वैल्यू को यदि आप यहाँ पे 1 है और 2 ओमेगा ई एक्स ई ओमेगा नोर है तो आप उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, ओमेगा नोर। ठीक है, तो आपके पास आ गया ओमेगा नोर प्लस में बाकी की टर्म्स एज इट इज, दैट इज बी जे डैश माइनस जे, देन जे डैश प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यदि ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, जे प्लस वन में हुआ है, तो उस केस में आप क्या बोलोगे, प्लस वन का मतलब क्या है कि चेंज कितना हुआ है, प्लस वन का हुआ है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, जे डैश माइनस जे, दैट इज अ डेल जे। ये क्या है, डेल जे क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, उसके अंदर चेंज कितना है, प्लस वन का है। तो यहाँ से यदि आप डेल जे डैश की वैल्यू निकालना चाहो तो आपके पास क्या आ जाएगी, जे प्लस वन। ओके, तो आप जे डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दीजिए। ये जो वैल्यू है जे डैश, उसके अंदर क्या रख देंगे, ये वाली वैल्यूज आप यहाँ रखेंगे। तो आपके पास सॉल्यूशन से क्या आ जाएगा, ओमेगा नोर प्लस बी जे इंटू जे प्लस वन, वेयर जे इज इक्वल टू 023 समथिंग। ओके, नाउ यदि ट्रांजिशन माइनस में है, डेल जे की वैल्यू माइनस में है, तो आपने क्या रखा, ये डेल जे क्या है, जे डैश माइनस जे, फाइनल माइनस इनिशियल, अगेन वो माइनस वन के बराबर है। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, यदि जे की वैल्यू निकालते हैं तो वो आ जाती है जे डैश प्लस वन, और जे डैश की वैल्यू आपने पहले ऊपर निकाली हुई है, तो उस वैल्यू को के अंदर प्लस वन करके आप क्या निकाल सकते हो, डेल म्यू बार, और वो वैल्यू आपके पास आती है ओमेगा नोर माइनस 2b जे डैश प्लस वन। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या आया है, ट्रांजिशन प्लस वन में है या प्लस टू में है। सीधी सी आपके पास ट्रिक है कि आपने क्या देखा है, आपने यहाँ पे ये देखा कि इस वाले केस में आपके पास क्या है, प्लस साइन है, और इस वाले केस में आपके पास माइनस साइन है, बाकी टर्म्स आपके पास एज इट इज है। ठीक है, यदि आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देते हो, ठीक है, यदि आप इक्वेशन 10th यहाँ पर जो राइट डाउन की हुई है, ठीक है, यहाँ पर 10th राइट डाउन नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दीजिए। कंबाइन करोगे तो आपके पास वैल्यू जाएगी वी नोर प्लस 2bm। ठीक है, अब देखिए यदि m 0 के बराबर है नहीं है, यदि m 0 के बराबर नहीं है तो आप क्या रखोगे, लाइन कोरोस्पॉन्डिंग विद फ्रीक्वेंसी वी नोट डज नॉट अपीयर। तो लाइन जो है वीनोर के कोरोस्पोंडिंग दिखाई ही नहीं देगी स्पेक्ट्रम के अंदर, एंड द वेव नंबर इज कॉल्ड बैंड सेंटर और बैंड ओरिजिन। और जो आपके पास वो जो वेव नंबर है वो क्या कहलाएगा, बैंड सेंटर या बैंड ओरिजिन। यदि m इज इक्वल टू 0 है तो उस टाइम फ्रीक्वेंसी जो है वीनोर दिखाई नहीं देगी स्पेक्ट्रम के अंदर। ठीक है, नाउ सेकंड वन के आपके पास m की वैल्यू यदि प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री है, ठीक है, प्लस माइनस वन मतलब एक ऊपर या एक नीचे जाए, टू मतलब टू ऊपर या टू नीचे जाए, इस तरह से आता है। देन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ इक्वली स्पेस लाइन विद स्पेसिंग इक्वल टू 2b। हर एक के केस में जो आपके पास डिफरेंस आता है वो कितने का डिफरेंस आता है, 2b का डिफरेंस आता है एनर्जी लेवल्स के बीच में। ठीक है, तो ये था आपके पास रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। सबसे पहले आपने कहा कि जो टोटल एनर्जी होती है वो वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल का सम होती है। वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल में हम क्या बोलेंगे कि वाइब्रेशनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है आपके, वाइब्रेशनल v प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस v प्लस हाफ स्क्वायर ओमेगा ई एक्स होता है, और जो रोटेशनल होता है वो बी जे इंटू जे प्लस वन होता है। दोनों की वैल्यूज को टोटल में पुटअप कर देंगे, जो भी सोल्यूशन आता है आपके पास ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे, डेल नो निकालेंगे, डेल म्यू बार निकालेंगे, डिफरेंस इन वेव नंबर निकालेंगे, तो फाइनस माइनस इनिशियल हो जाएगा। आफ्टर दैट हम क्या देखेंगे कि यदि आपके पास वाइब्रेशनल्स जो है 0 से प्लस वन में जा रहा है या माइनस वन में आ रहा है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे इक्वेशंस को सोल्व आउट करेंगे।